हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को राधे राधे। प्यारे दोस्तों, ये वाली सीरीज ज्ञान आईक्यू सीरीज है आपकी, और ये ज्ञान आईक्यू सीरीज आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये सीरीज को ज़रूर देखिएगा, और ना केवल देखिएगा बल्कि 5-6 दिनों के बाद में एक डिफरेंस भी फील करिएगा। आप जहाँ पे भी करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसके बाद इस सीरीज को देखने के बाद में एक आपको अलग ही एहसास है वो लगेगा। इस सीरीज की एक खास बात है, मैं आपको वो बताता हूँ। जैसे तो डेली न्यूज़ तो बहुत सारी बनती है, और बहुत सारी न्यूज़ बनती है, और एंड ऑफ द मंथ ये होता है या एंड ऑफ द ईयर ये होता है कि हमारे पास में बहुत सारी हज़ारों न्यूज़ इकट्ठी हो जाती है। तब एग्ज़ाम के टाइम पे हम एक पैनिक सिचुएशन में आ जाते हैं और ये नहीं समझ पाते कि एक्चुअली कौन सी हमारे लिए न्यूज़ काम की है, एग्ज़ाम के लिए ये सही है या ये सही है। तो ये वाली जो सीरीज आपके लिए पर्टिकुलर रहेगी, इन पे मैं डेट मेंशन तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, ये सीरीज आपके लिए आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके लिए रेगुलर ही आ पाए। रेगुलर अगर किसी दिन ना भी आ पाई भी, फॉर एग्जांपल मुझे बहुत ही अनअवॉइडेबल काम या बहुत नेसेसरी काम हो गया है, तो मैं आपको ये 2 या 3 दिनों का कलेक्टिव डेटा प्रोवाइड करवा दूंगा। लेकिन हाँ, ये आपसे वादा करता हूँ कि ये आपके लिए डेटा एक रेगुलर फॉर्म में चलता जरूर रहेगा। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आने वाले टाइम में HPSC, HCS आ रहा है, HSSC है, बैंक है, EMRS है, दिल्ली पुलिस है, CGL है, CHSL है, इक्वली सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, इस सीरीज में बस खास बात यही है कि सिर्फ और सिर्फ काम काम की खबरें जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। आलतू फालतू न्यूज़ एक भी नहीं होगी, पूरा डिटेल से आपको समझाया जाएगा। और हाँ, इस क्लास का अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप स्टार आईक्यू एजुकेशन टेलीग्राम चैनल पे चले जाइएगा, वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे इस क्लास का PDF भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। खुद से नोट्स बनाते हैं उस जैसी तो रीस है ही नहीं, वो तो खुद बनाइएगा ही बनाइएगा। और वीकली आप लोगों का मैं एक टेस्ट भी लिया करूँगा, लाइव टेस्ट लिया करूँगा क्लास में, ताकि आप लोग एक अच्छे तरीके से रिवीजन भी कर ले और वीकली सारा डेटा उनको समराइज भी कर दे, जो काम काम के क्वेश्चन है, ताकि एंड ऑफ द ईयर या जब एग्जाम के पास में जब आप आते हो तो आपको करंट अफेयर की टेंशन ना रहे कि यार कौन सा इंपॉर्टेंट था और क्या जो है ना मुझे पढ़ के जाना चाहिए था। और ये मेरा पूरा विश्वास है कि जो आप ये डेटा कलेक्ट करने वाले हो, ये मोर देन 90% सफिशिएंट आपके लिए होगा एग्जाम के लिए। मतलब आपको कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट डेटा कलेक्शन के मामले में। तो ये मेरी मेहनत बोलती है। मैं इससे ये करंट अफेयर आपके आगे लाने से पहले जो मेरे पहले के 3-4 घंटे की वो मेहनत है, वो आपको कुछ मिनटों में यहाँ पे मैं बताऊंगा। सो आइए, आज इतनी बातें कर दी, आगे की क्लासेस में केवल और केवल आते ही पढ़ाई होगी। पहली बात, हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और छोटा सा स्वीट सा कॉट है, ठीक है ना। तो क्या है कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपन्स। भाई जिंदगी में 10% जो चलो घटित वटित होता रहता है, लेकिन 90% डिपेंड करता है हम उस पर रिएक्ट क्या करते हैं। सब खेल जो है ना इस दिमाग का है, A to Z सारा दिमाग का खेल है। वो कहते हैं ना कि मान लिया तो पानी है, और मान लिया तो वही गंगा माँ भी हो जाता है। साधारण पानी और गंगा माँ बनने में सिर्फ मानने का ही तो डिफरेंस है। तो रिएक्ट करना ही तो मैटर करता है। एक बात जिंदगी में आप हमेशा याद रखना मेरी, कि जिंदगी में कुछ अगर अचीव करना है तो ये बात मैंने कहीं किताबों से नहीं पढ़ी, ये बात मैंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से फील की है, या खुद ही यूं कहिएगा महसूस की है, कि ऑन द स्पॉट किसी चीज पे आप रिएक्ट मत करना कभी भी, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। उसकी वजह है, जैसे फॉर एग्जांपल अच्छे पे तो चलो एक अलग कंडीशन में आती है, लेकिन बुरे वाली कंडीशन पे, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई कुछ कह देता है, बुरा कहता है या कुछ भी होता है, तो ऑन द स्पॉट रिएक्ट मत करना। 70-80% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं आ जाएगा। बाकी की रिमेनिंग सिचुएशन अपने आप हैंडल हो जाएगी। और आपकी रिएक्ट करने से और ना करने से सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है, होना वही है जो सिचुएशन ने कर देना है। आप लोग तो बस उस पर रिएक्ट करके अपना समय ही बर्बाद कर सकते हैं, और उसका कुछ औचित्य ही नहीं आता है। ठीक है, सो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। इस बात को समझ के सीख के पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द नेशनल आयुर्वेदा डे 2023। 2023 के या इस नवंबर महीने के जो बहुत खास इंपॉर्टेंट दिनों में से एक दिन है, वो ये दिन है आपका कि आयुर्वेदा डे। आयुर्वेदा डे इस बार जो मनाया गया है वो कब मनाया गया? इस बार ये मनाया गया है 10 तारीख को, यानी कि 10 नवंबर को सेलिब्रेट किया गया है। वैसे ये भगवान धन्वंतरी दिवस के रूप में या धनतेरस के दिन जो है ना सेलिब्रेट किया जाता है। ये तो चलो ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट सवाल ये है इसमें से कि आयुर्वेदा के ऊपर इस बार कॉन्फ्रेंस हुई थी, 2 डे की कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें भारत के 8 राज्य और UT शामिल थे।
इस कॉन्फ्रेंस को करवाया गया था हरियाणा के पंचकुला डिस्ट्रिक्ट में। अगर आप मेरी डेली हरियाणा करंट अफेयर की सीरीज देखते हैं तो उसमें मैंने इस क्वेश्चन को कवर कर रखा है, उसकी डिटेल वहां पे बता भी रखी है। बहरहाल इतना जरूर याद रख लीजिएगा कि इसका जो कॉन्फ्रेंस हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो हुआ था हरियाणा के अंदर हुआ था इस बार। और हरियाणा के अंदर हुआ था, हरियाणा में कहाँ पे हुआ, हरियाणा के अंदर हुआ था पंचकुला के अंदर हुआ था। इसमें जो आयुर्वेद के लिए देखा जाए या यूं कहिएगा आयुष डिपार्टमेंट को देखा जाए, आयुष डिपार्टमेंट के अंदर आती है। तो आयुष डिपार्टमेंट के मंत्री कौन है, तो आयुष डिपार्टमेंट के मंत्री है असम राज्य के एक्स सीएम, ठीक है ना। असम जो राज्य है, असम राज्य है, असम राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सीएम असम के, उनका नाम क्या है, उनका नाम आपको याद रहना चाहिए सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है ना, सर्बानंद सोनोवाल। ये असम राज्य के पूर्व सीएम है, वो इस डिपार्टमेंट के मंत्री है करंट में। और इस बार इसको जो सेलिब्रेट किया गया है आयुर्वेदा दिवस को एक थीम पे, थीम का नाम क्या है, आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ। इस थीम के ऊपर सेलिब्रेट किया गया है, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। एक सिंपल सा है, हिंदी में बात किया जाए। इसको सेटअप किया गया था 2016 के अंदर आयुर्वेद को मुख्य धारा में बढ़ावा देने के उद्देश्य से। और ये आयुष यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ये कहाँ पे बन रही है, ये दुनिया की सबसे बड़ी आयुष यूनिवर्सिटी ये बन रही है कुरुक्षेत्र के अंदर बन रही है, ये ध्यान रखना। कुरुक्षेत्र में भी कहाँ बन रही है, कुरुक्षेत्र में बन रही है फतेहपुर के अंदर, ठीक है ना, फतेहपुर के अंदर बन रही है ये। और इस पे बहुत अच्छा खासा खर्चा किया जा रहा है, तकरीबन 200 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। और ये लगभग पूरी टोटल 500 एकड़ में बन के तैयार होगी। ये फिलहाल के लिए 103 एकड़ पे काम जारी है, लेकिन इन फ्यूचर के लिए टोटली इसका जो एक्सटेंशन होगा वो 500 एकड़ तक होगा। ये देश दुनिया की ऐसी पहली यूनिवर्सिटी होगी जो इस प्रकार के इतने बड़े लार्ज स्केल एरिया के ऊपर काम करेगी। और इस यूनिवर्सिटी के पहले वीसी अपॉइंट किए गए हैं जो केयूके के वीसी हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के वीसी हैं, जिनका नाम है SN सचदेवा, ठीक है ना, SN सचदेवा। ये भी याद रख लेना, प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा, ठीक है। चलो सर, अब आते हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट और वैल्यूबल क्वेश्चन की ओर। और वो है क्या आपका कि विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को। बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम के लिए जरूरी सवाल है, नॉलेज के लिए तो बहुत जरूरी है ही है। अभी रिसेंटली यूनेस्को के द्वारा भारतीय शहर, किस भारतीय शहर को संगीत का शहर घोषित किया गया है, संगीत का शहर किसे घोषित किया गया है, संगीत का शहर क्यों कहा गया होगा, इसकी वजह क्या है। एक्चुअली मैं पूरी बात बताऊं तो वैसे इस सवाल का एक छोटा सा वन लाइनर क्वेश्चन बन सकता है एसएससी लेवल का, तो वो ग्वालियर है, सीधा सा सवाल है। अब ग्वालियर को किया गया, पर पूरा थोड़ा डिटेल से देखते हैं हम लोग क्या है इसमें। ऑप्शन वैसे वाराणसी भी है, और वाराणसी को भी 2015 में सिटी ऑफ म्यूजिक यूनेस्को ने अपने नेटवर्क में ले लिया है। पूरी बात बताते हैं। पहले तो देखो सिंपल समझें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर को संस्कृति और रचनात्मक के प्रति मजबूत प्रतिबद्धता के लिए यूनेस्को के द्वारा संगीत का शहर घोषित किया गया। यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया, और इससे जुड़ने वाले 55 नए शहरों में से केरल का कोझिकोड भी शामिल है। पूरी दुनिया के टोटल 55 नए सिटीज को जोड़ा है। इंडिया में 2 है, एक तो केरल का कोझिकोड, एक मध्य प्रदेश का ये आपका ग्वालियर शहर है। ये ऑफिशियल न्यूज़ है, आपको दिख पा रहा होगा। सबसे पहले तो आप लोगों को ये फोटो का मतलब बताना पड़ेगा कि ये इसका मतलब क्या है सर, ये फोटो आपने क्यों लगाई। आपने एक तो इस फोटो को यहाँ लगा रखा है, इस फोटो को यहाँ पे भी लगा रखा है। एक्चुअली ये जो है ना, ये एक टॉम्ब है किसका, फेमस म्यूजिशियन तानसेन का। तानसेन का नाम सुना है तुमने, हाँ सर सुना है। तानसेन अकबर के 9 रत्नों में से एक शामिल थे और संगीत से रिलेटेड थे ये। ठीक है सर, समझ गए हम इस बात को भी। अब यूनेस्को ने अभी रिसेंटली, यूनेस्को का फुल फॉर्म जानते हो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। इसने पूरी दुनिया में टोटल 55 नए शहरों को अपने एक नेटवर्क में, एक ये नेटवर्क पब्लिश करता है, एक लिस्ट पब्लिश करता है जिसका नाम है UCCN। यूसीसीएन का मतलब क्या है, यूनाइटेड क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क बोलते हैं इसको, यूनाइटेड क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। क्रिएटिव सिटी मतलब कोई शहर रचनात्मक शहर है, कोई खास प्रकार की प्रतिबद्धता को रखता होगा, कोई खास प्रकार के जद को रखता होगा। अमंग द न्यू एंट्रेंस टू इंडियन सिटीज, अब टोटल पूरी दुनिया के तो 55 शहर है, उन 55 शहरों की लिस्ट में से 2 भारत के शहर भी है। एक मैंने अभी बताया केरल का शहर कोझिकोड है, और एक है मध्य प्रदेश का ग्वालियर है। तो इनमें से कोझिकोड इन केरला एज द सिटी ऑफ लिटरेचर, जिसको सिटी ऑफ लिटरेचर यानी कि साहित्यिक सिटी के रूप में अपॉइंट किया दिया गया या लिस्ट में ऐड कर दिया गया। एंड ग्वालियर इन मध्य प्रदेश एज द सिटी ऑफ म्यूजिक। तो 2 है, आपको याद रखना, एक तो कोझिकोड को और एक ग्वालियर को। अब यूनेस्को की क्रिएटिव लिस्ट में शामिल तो हो गई ये दोनों,
अब अगला सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ होगा, और इसके अलावा भी भारत में कोई शहर है क्या। देखो भारत में और शहर बताता हूँ। 2015 में जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट सिटी जो है ना ये अपॉइंट किया गया, इसने यूसीसीएन नेटवर्क के अंदर ये इंक्लूड किया गया। अच्छा, इसी नेटवर्क में इंक्लूड किया गया वाराणसी को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2015 में। चेन्नई को भी सिटी ऑफ म्यूजिक जो है ना इंक्लूड किया जा चुका है 2017 में। मुंबई को फिल्म सिटी वैसे कहते हैं यहाँ पर। हैदराबाद को जो है ना खाने के लिए जो व्यंजन जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोनॉमी, जिसका मतलब बहुत अच्छे व्यंजन और सजावटी व्यंजन, स्वादिष्ट व्यंजन जिसको कहिएगा आप लोग, चाहे वो वेज कैटेगरी में हो चाहे नॉन वेज कैटेगरी में हो, 2019 में। और क्राफ्ट एंड फोक आर्ट जो है ना उसमें 2021 में श्रीनगर को भी ऐड किया गया। ये मतलब वो सिटी है जो अब तक ऐड हो चुकी है। अगर आप एसएससी एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये डेटा सुपर इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट यहाँ से आपका एमसीक्यू बनेगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, ये सीरीज आपके लिए ऑलराउंडर, चाहे वो आपका ग्रुप डी का पेपर हो चाहे वो बड़े से बड़ा पेपर हो, उन सभी को मद्देनजर रखे हुए ये वाली सीरीज तैयार की जा रही है, ताकि आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो सके, कहीं भटकना ना पड़े। तो भारत के वो शहर जो यूसीसीएन के अंदर क्रिएटिव नेटवर्क के अंदर ऐड है वो कौन कौन से हैं। तो जैसे पूछ लिया जाए जयपुर, अब आपसे सीधा एमसीक्यू बनेगा, बताओ जयपुर कौन से लिस्ट में ऐड है। तो जयपुर जो है ना वो आपका क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में ऐड है। जयपुर को क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में कौन से ईयर में ऐड किया गया, तो 2015 में किया गया। ऐसे वाराणसी सिटी ऑफ म्यूजिक है, या यूं कह देगा अभी रिसेंटली हाल ही में ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक इंक्लूड किया गया यूएन की लिस्ट के अंदर। इससे पहले और कौन कौन से शहर है इंडिया के जिनको सिटी ऑफ म्यूजिक में इंक्लूड किया गया, तो वाराणसी और चेन्नई है। वाराणसी को तो 2015 में और चेन्नई को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक 2017 के अंदर ऐड किया गया। फिल्म सिटी इंडिया की कौन सी है, मुंबई है। कौन से ईयर में ऐड हुई थी, 2019 में हुई थी। हैदराबाद है, खाने के लिए ये कहिएगा आप लोग, गैस्ट्रोनॉमी है उसके मामले में सबसे बेस्ट सिटी है, 2019 में इंक्लूड हुआ। क्राफ्ट एंड फोक आर्ट इंडिया के जयपुर के अलावा और कौन सा शहर ऐड हुआ, श्रीनगर हुआ। रिसेंट कौन सा हुआ ये पूछ लेगा, क्योंकि वो श्रीनगर बताना है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी और झेलम नदी के किनारे पड़ता है आपका। तो ये एक स्टैटिक से पॉइंट हुए। अब बात आता है सिग्निफिकेंस क्या रहा है सर किसका, कोझिकोड का और ग्वालियर का, क्यों इनको ऐड किया हो गया। पहले तो कोझिकोड की बात करते हैं। कोझिकोड को भी रिसेंटली सिटी ऑफ लिटरेचर कहा गया है। कोझिकोड इंडिया का पहला ऐसा शहर है, आपने अभी लिस्ट देख ली, इन सभी शहरों में किसी को सिटी ऑफ लिटरेचर का तो इंक्लूड नहीं मिला है भाई। सिटी ऑफ लिटरेचर का टैग तो किसी को नहीं मिला, अकेला इसी को ही मिला है। अब इसको क्यों मिला है, उसकी वजह क्या है कि ये जो शहर है ना इसका बहुत लंबा पुराना इतिहास है लिटरेचर से रिलेटेड। केरला लिटरेचर फेस्टिवल होता है एक आपका, जो कि एशिया का सबसे बड़ा केरला लिटरेचर फेस्टिवल है। बहुत भीड़ होती है यहाँ पे। अकेला केरल का कोझिकोड ऐसा है जहां पे 500 से ज्यादा लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी का घर भी कहलाता है। हालांकि भारत का पहला ई लाइब्रेरी वाला जिला है वो तो धर्मदम है, जो कि केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन यहाँ इस अकेले क्षेत्र में लाइब्रेरी का घर है, कह सकते हो आप लोग। तो लिटरेचर फेस्टिवल है विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लिटरेरी गैदरिंग इन एशिया। एशिया के अंदर सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल या लिटरेचर महोत्सव में से एक यही आता है आपका। इसके अलावा जो है ना यहाँ पे मैंने कहा कि हब फॉर इंटेलेक्चुअल एक्सचेंज एंड लिटरेसी डिस्कशन के लिए यहाँ पे एक सम्मेलन होता है, एक समिट भी होता है इससे रिलेटेड। इट इज ऑल्सो नोन एज रिनॉर्ड राइटर्स। बहुत सारे ऐसे राइटर्स रहे हैं यहाँ पे, जो एस के साहब रहे हैं आपके द मोस्ट सेलिब्रेटेड राइटर ऑफ द सिटी। मतलब यहाँ ऐतिहासिक रूप से या साहित्यिक रूप से बहुत ऐसे फेमस राइटर रहे हैं जिन्होंने न केवल इस क्षेत्र का नाम किया बल्कि दुनिया भर में भी उनका नाम जाना जाता है। और ये मैंने अभी कहा था ना आपका कोझिकोड जो है ना ये होम ऑफ और 500 लाइब्रेरीज, तो इसमें लाइब्रेरी का भी होम है। मोटे तौर पे आप यूं याद करो कि कोझिकोड अभी भारत का पहला शहर है जो सिटी ऑफ लिटरेचर में ऐड हुआ। उसकी वजह यही है कि उसके पास में उसका ऐतिहासिक स्रोत है बहुत अच्छा। वहाँ पे लिटरेचर फेस्टिवल है जो एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर फेस्टिवल है, वो यहाँ पे होता है। 500 से ज़्यादा लाइब्रेरी है। यहाँ के साहित्यकार बहुत फेमस साहित्यकार हुए हैं जिनका ना केवल केरल में नाम है बल्कि उनका दुनिया भर में भी नाम जाना जाता है।
एक बात। दूसरी बात है कि ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक क्यों कहा गया, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि तानसेन का संबंध यहीं से ही था। वो तानसेन का टॉम देख ही लिया था तुमने, तो करके ही समझिएगा। और म्यूजिक घराना जो है वो इससे रिलेट करता है। ग्वालियर घराना कभी तुमने, अगर तुम कभी गजल सुनने के आदी हो, मैं वैसे कई बार अपने सेशन में कह चुका हूँ, जब भी कभी म्यूजिक सुनना मुझे पसंद होता है तो मैं गज़ल सुनना ही पसंद करता हूँ। मेरी मतलब वैरायटी में देखा जाए तो म्यूज़िक में मुझे गज़ल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब कोई भी गज़ल आ जाए आगे सुन लेता हूँ मैं, ठीक है ना। ऐसा भी कोई खास नहीं है कि हाँ जगजीत जी की सुन लेते हैं, बाकी इसके अलावा भी जिनकी भी ठीक है अच्छी लगती है वो सुन लेते हैं सभी की। तो ऐसे ही घराना कभी तुमने सुना होगा तो सुनना तुम कभी, किसी का आपका भी अगर कोई शौकिया तौर पे बात करूँ तो ग्वालियर इज द सेकंड सिटी इन इंडिया टू बी डेस्टिनेटेड, सेकंड क्या बल्कि कहेंगे कि वाराणसी 2015 में बना था, और इसके बाद में ये भी बन गया है। एक इसके अलावा आप ये भी बात करो, इससे पहले भी बन चुका है एक, वैसे तीसरा शहर कहेंगे मोटे तौर पे कहे तो। इसके अलावा बर्थ प्लेस है किसका? आपका तानसेन का है ये। और नवरत्न थे जो मैंने कहा। ग्वालियर घराना भी मैंने कहा जैसे कि बहुत फेमस घराना है आपका। यहाँ पे एक संगीत समारोह होता है, बहुत फेमस है जो अपने आप में, तो संगीत से रिलेटेड मेन तो तानसेन और ग्वालियर घराना जो म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत खास नाम रखता है अपने आप में, तो करके ये। तो वाराणसी कहिएगा आप लोग, और वाराणसी के अलावा आप ग्वालियर कहिएगा, ये बहुत ही फेमस कह सकते हो आप लोग। और चेन्नई के लिए भी जो है ना क्रिएटिव सिटी का आप लोग यही टैग देते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़े तो, और अगली बात ये आती है कि सर ये यूसीसीएन क्या होता है? यूसीसीएन का मतलब क्या है? देखो इसको तैयार किया गया था 2004 में, जिसको यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क कहा करते हैं। 2004 में तैयार किया गया था। इट एम टू प्रमोट कॉर्पोरेशन अमंग सिटीज विच रिकॉग्नाइज क्रिएटिविटी एंड स्ट्रेटेजिक फैक्टर इन देयर अर्बन डेवलपमेंट। इसका बस यही काम है कि किन को प्रमोट करना, जिस सिटी के पास कुछ खास क्रिएटिविटी है उसको पूरी दुनिया भर में प्रमोट करना। अच्छा सर इनसे क्या हो जाता है, ये नेटवर्क मिल गया तो क्या फायदा? फायदा ये है कि आपने हो सकता है कभी कोजी कोड के बारे में ये नहीं बात पता लगाई हो कि ये यहाँ पे एक एशिया का सबसे बड़ा लिटरेचर का एक फेस्टिवल भी होता है, या ग्वालियर में तानसेन का टॉम्ब है। मतलब हो सकता है अगर पता हो आपको हिस्टोरिक या हिस्ट्री थोड़े बहुत पढ़ा हो तो, या मान लेते कि नहीं पता था, या ग्वालियर घराना म्यूजिक का नहीं पता था, तो अब उसको दुनिया भर में उसको चर्चा होगी। दुनिया भर के लोग यहाँ इसको देखने आएंगे तो टूरिस्ट बढ़ेगा, टूरिस्ट से इकोसिस्टम बढ़ता है। इनडायरेक्टली आपका ऐसे कुछ बेनिफिट्स आते हैं, रिकॉग्नाइजेशन जो है ना वो मिल जाती है, ऐसा कह सकते हो आप। नेम फेम तो कुछ चीज़ होती है ना। इसके अलावा एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, आपने पढ़े होंगे एसडीजी गोल, टोटल 17 गोल है, 7th क्लास से ही आप पढ़ते आए हो इन्हें ज्योग्राफी से। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 11 है, यही एम करता है कि सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटीज। तो उसके लिए भी बात है कि सस्टेनेबल सिटीज तत्व विकास करना है शहरों का, तो कैसे कर पाएंगे? ऐसे रिकॉग्निशन देने से ही। द नेटवर्क कवर 7 क्रिएटिव फील्ड, इसमें 7 क्रिएटिव फील्ड है जिनके अंदर ये टैग दिया जाता है, जिनमें से क्राफ्ट एंड फोक आर्ट्स है, मीडिया आर्ट्स है, फिल्म है, डिज़ाइन है, इसके अलावा गैस्ट्रोनॉमी है, लिटरेचर है एंड म्यूजिक है। इन इनके अंदर जो है ना टैग दिया जाता है इस नेटवर्क के अंदर, यानी कि क्रिएटिव सिटी नेटवर्क्स में। अब बात आती है यूनेस्को क्या है सर? तो यूनेस्को का फुल फॉर्म तो अभी बता ही दिया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सर ये बना कब था? तो ये आपका बना था 16 नवंबर 1945 को। सर इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? पेरिस फ्रांस के अंदर है। सर इसकी अभी करंट में डायरेक्टर जनरल कौन है? ऑड्रे ऑजले है, ध्यान रखना। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये बेसिकली क्या है? एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशन की, जिसका एम है एट प्रमोटिंग वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी थ्रू इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन एजुकेशन, आर्ट, साइंस एंड कल्चर। इसका बस एक एम है कि पूरी दुनिया भर के अंदर जो है ना शांति सुरक्षा को बढ़ावा देना। किसके थ्रू दे रहा है शांति सुरक्षा को? या पूरी दुनिया भर की साझेदारी के साथ में, वो पढ़ाई के थ्रू या आर्ट्स के थ्रू, साइंस के थ्रू, कल्चर के थ्रू पूरी दुनिया भर के अंदर पीस, शांति को, सिक्योरिटी को, सुरक्षा को, इसको फैलाना इसका एक एम है, इसका टारगेट है। ये सब बातें पेपरों में पूछी जाती है, हल्के में मत लेना। अब ये बातें किन के लिए? ये बातें उनके लिए जो पीसीएस एग्जाम में जा रहे हैं, ठीक है। इतना डेप्थ ये घराना, म्यूजिक घराना, टॉम वगैरह, तो स्टार्टिंग में हल्का आप डिफरेंस कर पाएंगे धीरे धीरे इनको कि कैसे कैसे किस किस एग्जाम का क्या क्या लेवल पे जा सकती है बात ये। अच्छा, अब एक बात और आ रही है आगे कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया में कितनी है? आज पूरे भारत में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टोटल 40 है। अब 40 साइट्स की बात अगर आप कर रहे हो तो कल्चरल साइट कितनी है? टोटल 32 है। नेचुरल साइट टोटल 7 है, और मिक्स साइट 1 है।
एक मिक्स साइट है वो सिक्किम के अंदर है, कंचनजंगा है, जो कि कल्चरल को भी रखती है के साथ साथ नेचुरल को भी रखती है, इसलिए मिक्स साइट के नाम से जान रहे हैं हम लोग। तो इनके बारे में पेपर में पूछा जाता है सर, हाँ ऑफ कोर्स पूछा जाता है इनके बारे में भी। जैसे अभी इनको ना हम ईयर वाइज बात करते हैं, तो लेटेस्ट की बात करते हैं तो कांजीरंगा नेशनल पार्क नहीं, लेटेस्ट ऐसे यहाँ से बात करते हैं पहले, या यूं कह लो चलो नेचुरल हेरिटेज साइट है, ऐसे कैटेगरी वाइज भी पढ़ सकते हैं। तो कांजीरंगा नेशनल पार्क है, ये सारी नेचुरल है जितनी भी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ये असम के अंदर पड़ता है, 1985 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। एक केवलादेव आपका नेशनल पार्क है जो राजस्थान में पड़ता है 1985 में। इनके ईयर समेत एसएससी ने भी कई बार इनके ईयर पूछे हैं, तो इनको भी हल्के में नहीं लेना, नोट्स बनाने अच्छे से याद करने के लिए। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये असम में ही है, 85 में इसको भी। नंदा देवी नेशनल पार्क है, ये फ्लावर वैली है, उत्तराखंड का फ्लावर वैली के नाम से जानते हैं, उत्तराखंड में ही है, 88, और इसको रिकॉग्नाइज किया गया 2005 में भी। सुंदरबन डेल्टा है, ये वेस्ट बंगाल का 87 में है। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट पे कौन कौन से राज्य आते हैं? पश्चिमी घाट पे महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, ये वेस्टर्न घाट के राज्य हैं। सॉरी, इनको 2012 के अंदर। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की हिमाचल प्रदेश में 2014 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसके अलावा ये कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिनमें से आपकी आती है कौन सा? एक तो हॉयसेल्स आते हैं जो कर्नाटका में है, 2023 में लेटेस्ट है, ये आपका कह सकते हो, ठीक है ना। इसके अलावा एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, धोलावीरा पूछा जा सकता है आपका, ठीक है ना। धोलावी अभी देखो क्या करना याद आपको, ये दो लेटेस्ट ऐड हुई है और ऐड हुई है आपकी, 40 और 2 42 हो जाएंगे अब, ठीक है ना, आपके हो गए हैं मतलब। तो अभी तक धोलावीरा तक 40 थी, फिर 41 और 42 ये हो गए आपके, दो और ऐड हो गए हैं ये, ठीक है। तो मतलब हम लोग जो है ना धोलावीरा तक तो याद करें, तो धोलावीरा पेपरों में कई बार आया है। धोलावीरा गुजरात में पड़ती है, हड़प्पन साइट है, बहुत ज़्यादा फेमस है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना। और वो शांति निकेतन तो वेस्ट बंगाल में है ही, 2023 का। काकतीय जो है या रामापा टेम्पल है, ये तेलंगाना का है, 2021 में। आर्कियोलॉजिकल वर्क जो है, जो ली कार्बुजियर, चंडीगढ़ पूरा ही शहर है, 2016 में आ गया। विक्टोरियन आर्ट है, ये आपके डेक्कन आर्ट भी कहते हैं इसको, मुंबई महाराष्ट्र में है। हिस्टोरिक सिटी अहमदाबाद पूरा गुजरात का, जो 2017 में। जयपुर को 2020 में, ये क्वेश्चन कई बार आया है। भारत का पहला शहर जिसको यूनेस्को वर्ल्ड कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया, अहमदाबाद था 2017 में। फिर दूसरा शहर बना था जयपुर 2020 में। इसके बाद में आपके जैसे ये नालंदा है, नालंदा यूनिवर्सिटी का, या नालंदा का जो आपका एरिया है वो बिहार, जो 2016 में रिकॉग्नाइज किया गया। रानी की वाव, 100 रुपये का नया वाला नोट देखना, उसके पीछे रानी की वाव मिलेगी तुम्हें, इसको 2014 में ऐड किया गया। 10 रुपये के नोट के पीछे क्या है? उड़ीसा का कोणार्क टेम्पल है। 20 रुपये के पीछे एलोरा केव्स है। 50 रुपये के पीछे हम्पी है, कर्नाटका में पड़ता है। 100 रुपये के पीछे पड़ता है रानी की वाव है, जो गुजरात में है। 200 रुपये के पीछे सांची स्तूपा है, जो एमपी में है। 500 पे लाल किला है, जो आपका दिल्ली में हो ही गया, और 2012 तो बंद हो गया, वैसे उसके पीछे मंगलयान हुआ करता था। हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान के पहाड़ी है, 2013 में। जंतर मंतर राजस्थान वाला 2010 में। रेड फोर्ट लाल किला दिल्ली 2007। अच्छा, इसके अलावा जो है ना आपका चंपानेर वाला है, चंपानेर पावागढ़ है, ये आर्कियोलॉजिकल पार्क है गुजरात के, 2004 में। इसके अलावा छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र 2004। रॉक शेल्टर्स, जो आपके भीमबेटका की गुफाएं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश 2003 के अंदर। महोबनी टेम्पल्स जो है बोध गया, यहाँ की पेंटिंग बड़ी फेमस है, इसको जीआई टैग मिला था थोड़े समय पहले भी, 2002 में। और रेलवे ऑफ इंडिया जो तमिलनाडु का है आपका, और पहाड़ी जो रेलवे है जिसको टॉय ट्रेन के नाम से कह सकते हो आप लोग। हुमायूं टॉम दिल्ली का, इसको 1993 में। कुतुब मीनार दिल्ली की है। इसके अलावा बुद्धिस्ट जो मॉन्यूमेंट्स है सांची के, आपका वेदी बताएं 200 रुपये के नोट के पीछे, ये एलिफेंटा केव है जो कि महाराष्ट्र की है। तो ये कुछ आपके सारे इंपॉर्टेंट है। शुरुआत में सबसे पहले जिनको मिला था ना, वो ये साइट थी 4 आपकी, आगरा फोर्ट, ताजमहल का, एलोरा केव्स, अजंता के, और आगरा फोर्ट, ये सारे इनको सबसे पहले मिला था 1983 के अंदर। अब लगभग 2023 तक आते हैं हम, टोटल 42 पे आ गए हैं, ठीक है ना। तो 42 आके मतलब यूं कह सकते हो कि मैंने जैसे ये लिस्ट में कहा, कल्चरल साइट जो है ना वो आपकी 32 और 2 34 हो चुकी है अभी वर्तमान में, क्योंकि कल्चरल साइट में ऐड हुई है ना ये दोनों आपकी, ये जो हॉयसेल्स ऐड हुए हैं और शांति निकेतन ऐड हुआ है हाल ही में, ठीक है। चलिए सर, तो ये पूरा क्वेश्चन था आप लोगों को जो अच्छे से समझना था, जानना था, ठीक है। और एक मिक्स साइट मैंने अभी बताई थी 2016 में, कंचनजंगा जो नेशनल पार्क है आपका। कंचनजंगा नेशनल पार्क
नहीं, कंचनजंगा नहीं, माफ करना, कंचनजंगा तो इसका पड़ता है ना, ये कंचनजंगा नहीं है, कांगजेंदगोन नेशनल पार्क है ये, ठीक है। हाल ही में भारत के केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं अभी हाल ही में? हु हैज रिसेंटली बिकम द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ऑफ इंडिया? तो ये अभी हाल ही में बने हीरालाल सांवरिया। इनको भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है ना वो शपथ दिलवाई है अभी हाल ही में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सवाल का ठीक है। 6 नवंबर 2023 की बात है। हीरालाल सांवरिया को केंद्रीय सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में इनको शपथ दिलवा दी है, और ये पद संभालने वाले पहले दलित बने हैं, ध्यान रखना ये खास बात है, बस तभी पेपर में पूछी जा सकता है। अब तक कोई दलित नहीं बना था अब तक पहले, जैसे भारत में पहली महिला राष्ट्रपति तो बनी प्रतिभा पाटिल, लेकिन पहली दलित महिला राष्ट्रपति जो बनी है उनका नाम द्रौपदी मुर्मू है। तो ये पहले दलित भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी बन गए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इनको शपथ दिलवाई है। इनसे पहले कौन थे? यशवर्धन कुमार सिन्हा थे, ठीक है। चलो, हीरालाल की तो बात ठीक है हमारे पास में, पर बात आती है कि ये हमारा डिपार्टमेंट होता क्या है, सीआईसी डिपार्टमेंट क्या है, केंद्रीय सूचना आयोग होता क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या करता है? देखो, ये आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आया था। अब भारत में अधिकतम 10 जो है ना इंफॉर्मेशन कमीशन हो सकते हैं। अभी वर्तमान में केवल 2 ही आईसी है। इसका काम क्या होता है? किसी भी व्यक्ति से शिकायत प्राप्त कर सकता है, उसकी जांच कर सकता है। कोई भी व्यक्ति में आरटीआई के तहत मांगी जानकारी, से मान लेते हैं आपने आरटीआई में ये जानकारी मांगी कि सुनील सर जो है ना ये कहाँ से पढ़ा रहे हैं, तो अब जो मतलब आपने कोई भी इंफॉर्मेशन मांगी मेरी, ठीक है ना, मेरी ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन मांग ली, मेरी बैंक अकाउंट की डिटेल मांग ली, वट एवर कोई भी आपने जो सोचा, आपने वट एवर कोई इन्फॉर्मेशन मांग ली, तो सीआईसी के पास ये पूरा अधिकार है कि मेरी कंप्लीट जांच कर सकता है, मैं कौन हूँ, मेरे पे ज़रूरी मामले के लिए मेरे को समन भी दिए जा सकते हैं, मुझे मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स भी चेक किए जा सकते हैं, और इवन जो कोर्ट के जो सिविल राइट्स होते हैं वो भी इनके पास में होते हैं जरूरी। पूछताछ करते समय आयोग के पास समन भेजना है, दस्तावेज की आवश्यकता, जो डॉक्यूमेंट उनको चाहिए, भी मेरे ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए वो मांग सकते हैं, वट एवर जो भी है। तो सिविल कोर्ट के सारे इनके पास अधिकार होते हैं। और ये क्या है कि उचित किसी भी मामले की जांच करने के आदेश, कोई भी मामले का जांच, क्योंकि इनके पास ना स्वतः संज्ञान शक्ति होती है। स्वतः संज्ञान शक्ति का मतलब है कोई भी मामले की जांच ये कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना ले सकते हैं किसी भी मामले की। ये डिपार्टमेंट यही काम करता है। इस डिपार्टमेंट में कोई बनता है तो उसको जो उसका टेन्योर होता है 3 साल का या 65 साल का होता है, या तो 3 साल का या 65 साल, मतलब मान लेते हैं कोई पर्सन है जो 64 साल की उम्र में मुख्य अधिकारी बना है या आईसी बना है, मान लेते हैं मुख्य आईसी है, वैसे आईसी उसका मेंबर बना है, तो वो अब 1 ही साल रहेगा, क्योंकि 64 साल का तो हो ही गया, 65 साल तक वो 1 ही साल रहेगा। या मान लेते हैं कोई पर्सन बन गया एग्जाम्पल से 50 साल का ही, तो अब वो रहेगा 3 ही साल तक, 50 से 53 तक रहेगा, क्योंकि उसका टेन्योर मैक्सिमम या तो 3 साल या फिर 65 साल, दोनों में से कोई एक चीज देखी जाएगी। वैसे ये 1985 के तेलंगाना कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 2020 में सीआईसी में ये आयुक्त बन गए थे, मतलब उस डिपार्टमेंट में आ गए थे, अब मुख्य ये बने हैं अभी हाल ही में। श्रम और रोजगार डिपार्टमेंट में सचिव और रसायन उर्वरक मंत्रालय में भी सचिव रह चुके हैं ये पहले। तेलंगाना में वाणिज्य डिपार्टमेंट में भी आयुक्त का काम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं ये। अभी हाल ही में एट प्रेजेंट वुमेन ऑफिसर्स इन ऑल द 3 सर्विसेज आर एलिजिबल फॉर ब्लैंक्स मैटरनिटी लीव। वर्तमान में तीनों सेवाओं में महिला अधिकारियों के लिए मातृत्व अवकाश के लिए पात्र कितना रखा है? राजनाथ सिंह है हमारे भारत में रक्षा मंत्री। उन्होंने कहा है कि देखो ऐसा है कि आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में अब ये अग्निपथ अग्निवीर वाली जो योजना चल रही है उसके तहत लड़कियां भी इसमें शामिल होने लग गई है। तो इसके चलते हुए टोटल उनको लीव, अब जैसे 1 पेंशन 1 रैंक है या 1 नेशन 1 समथिंग स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड बन चुका है, तो पूरे भारत में एक ही रूल अप्लाई हो, चाहे वो कोई सी भी पोस्ट पे हो, तो उनके लिए एक फिक्स छुट्टी रखा है, वो 180 दिन का छुट्टी रखा है। कोई भी महिला हो उसके लिए 180 दिन। हाँ, उसमें परमानेंट और नॉन परमानेंट है, क्योंकि अग्निवीर वाली तो हमें पता है ना आपको 4 साल तक ही रखा जाएगा इनको, तो और एक है परमानेंट वहां पे। तो एक्चुअली क्या है वहां पे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक प्रस्ताव पारित किया है सभी के लिए, जो महिला सैनिक, नाविक, वायु सेवा सेनाएं, तीनों सेनाओं में महिला अधिकारी है, शिशु की देखभाल और बच्चे को गोद लेने के अवकाश का अधिकार इनको होगा। क्योंकि इनको ये छुट्टी क्यों, मैटरनिटी लीव नाम तुम समझ ही गए होंगे, बच्चा जब पैदा होता है उस समय छुट्टी की आवश्यकता होती है, तो मैक्सिमम 180 दिन तक की छुट्टी ये ले सकते हैं। तीनों सेनाओं में महिलाएं वर्तमान में 180 दिनों के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र है, जिसमें असाधारण मामलों में बिना वेतन के 1 महीने की छुट्टी। असाधारण मामले कई बार इमरजेंसी हो जाती है तो 1 महीने की छुट्टी मिल जाएगी, पर उसमें पेंशन वो सैलरी नहीं दी जाती है, वो तो है ही।
और गर्भ वाले टाइम पे गर्भपात की हो जाए, मतलब मान लेते हैं किसी का मिसकैरेज हो जाए, उस कंडीशन में 30 दिनों की छुट्टी का प्रावधान है अभी के लिए। अच्छा, यदि महिला अधिकारी 1 वर्ष में कम उम्र के बच्चे को गोद ले लेती है तो क्या होगा, तो उसको 180 दिन की छुट्टी के लिए वो एलिजिबल हो जाएगी। हाँ, स्थायी कमीशन वाली महिला अधिकारी उसको 360 दिनों की छुट्टी होती है चाइल्ड केयर लीव के लिए, और जबकि जो शॉर्ट सर्विसेज कमीशन वाली है उनको 180 दिनों की है। तो ये फिक्स कर दिया, अब पूरे भारत के अंदर इक्वली सभी के लिए रूल अप्लाई होगा, ये वाला इक्वली रूल, ठीक है। अब आते हैं आरबीआई के सर्कुलर पे आते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये लेटेस्ट आपके आरबीआई के जो नॉर्म्स है ना, सर्कुलर है वो बता रहा हूँ, ये 25 अक्टूबर 2023 का है। तसल्ली से सुनना तुम लोग इसको, ठीक है ना। ये खुद पढ़ने में तो देखो बहुत ज़्यादा माथा खराब हो जाता है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ये, तसल्ली से सुनना, सब चीज़ तुम्हें समझ में आ जाएगी, ये पक्की बात है। ये कहता क्या है, इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस डीईए फंड के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर डायरेक्शन 2021। ये अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज ये क्या होती है, अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज पूरा समझ लीजिएगा क्या है क्या नहीं है ये। जैसे मान लेते हैं कि एफडी करवाने की बात करते हैं हम लोग, कभी आप लोगों ने एफडी करवाई है, फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं आपके, एक फिक्स डिपॉजिट टर्म्स लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपने एफडी करवा दी, आपने एफडी करवाई, मान लेते हैं एग्जांपल से आपने 2015 में एफडी करवा दी, ठीक है ना। अब आपने 2015 में एफडी करवाई, और एफडी आपने करवाई एग्जांपल से 7 साल के लिए करवाई, ठीक है ना। 7 साल के लिए करवाई, तो ये इसका जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी कब पूरा हो रही है, मान लेते हैं आपने करवाई है 1 जुलाई 2015 को करवाई है, तो ये इसकी मैच्योरिटी हो रही है अब 1 जुलाई 2022 को इसकी मैच्योरिटी हो रही है। 7 साल की करवाई है आपने, तो 7 साल में इसकी मैच्योरिटी कंप्लीट हो रही है। आपकी मैच्योरिटी पूरी होने के 10 साल बाद भी, 10 साल बाद भी मतलब 10 साल बाद मतलब 1 जुलाई, अब 1 जुलाई 2032, तब तक आपने उस पैसे की तरफ देखा ही नहीं है, आपने उस पैसे को कोई छेड़ा नहीं है, ना ही वहां से आपने निकाला है, ना तोड़ा लिया है बीच में किया, कुछ भी नहीं किया आपने। तो 10 साल के बाद में वो पैसा अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज कहलाएगी। कैसे मतलब सर, वैसे क्या होता है कि 7 साल के बीच में सर पैसा नहीं ले सकते क्या, नहीं ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई मनाही वाली बात नहीं है। अभी इसी कुछ महीनों की बात है, 6 7 8 10 महीनों की बात हुई होगी, तो मैं मेरा मतलब पर्सनल एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। मैंने एक 10 लाख की एफडी करवा रखी थी, ठीक है। तो मुझे कारणवश वो एफडी मतलब पहले ब्रेक करवानी पड़ी, मुझे पैसे की जरूरत पड़ी थी कुछ कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए। तो मैंने उस एफडी पे 6% बैंक दे रहा था मुझे, मतलब 6% दे रहा था। लेकिन अगर समय से पहले अगर एफडी तुड़वाते हैं तो क्या हुआ था, मुझे दिया उन्होंने 5.75%, 0.25% का उन्होंने फाइन लगा दिया कि आप समय से पहले, मैच्योरिटी टाइम से पहले ये काम ब्रेक कर रहे हैं। तो मतलब करवा सकते हो, आपका खुद का ही पैसा होता है भाई, ठीक है, आपका खुद का पैसा आपने एफडी में डाल दिया, अब जरूरत पड़ती है तो आप एफडी से पैसा ले सकते हो, और बीच में अगर लेते हो, मैच्योरिटी से पहले लेते हो, तो आपको जो फिक्स परसेंटेज मिलना होता है आपका, वो परसेंटेज नहीं मिल पाता, कुछ फाइन लगा देता है बैंक आपका, ठीक है ना। लाइक जैसे मैंने अभी कोई व्यक्तिगत एग्जांपल से आपको समझा दिया कि हाँ कुछ कुछ ऐसा हुआ था। तो बात ये आती है इसके अंदर आपकी कि 1 जुलाई 2015 मान लेते हैं कि मैंने वैसे कोई एग्जांपल लिया है, और आपने फिक्स टर्म के बाद मतलब मैच्योरिटी के 10 साल बाद भी, मैच्योरिटी के 10 साल बाद भी आपके पैसे की तरफ आपने देखा ही नहीं, मैच्योरिटी के 10 साल बाद भी आपने पैसे की तरफ देखा ही नहीं, तो अब वो पैसा कहलाएगा अनक्लेम्ड लायबिलिटी कहलाएगा। और अब आरबीआई ने एक नॉर्म्स जारी किया है कि अगर वो अनक्लेम्ड लायबिलिटीज है तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाए किसके अंदर, उसको डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए, ये कहा है आरबीआई ने अभी हाल ही में। आरबीआई का डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड, भाई ऐसा है कि उस आदमी ने एफडी करवा दी, मैच्योरिटी पूरी होगी, मैच्योरिटी के 10 साल भी पूरे हो गए, उसने मुड़ के देखा ही नहीं, तो ठीक है, उसका तो पैसा शायद काम का नहीं होगा ये। तो एक काम करो कि ये पैसा कहाँ पे ट्रांसफर कर दो, ये पैसा ट्रांसफर कर दो आप लोग डिपॉजिटर के अंदर, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस,
डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस, जिसको DEA के अंदर जो है ना वो ट्रांसफर कर दो, ताकि हम लोग इसको एजुकेशन अवेयरनेस के अंदर इसका यूज लेंगे। आप कह रहे हो सर इसका यूज तो लेंगे, बात ठीक है, पर आरबीआई के पास में इतने अधिकार आए कहाँ से? आरबीआई के पास ये क्या कहाँ से आया, ये बनाने का अधिकार कहाँ से आया? डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड आरबीआई ने किस अधिकार के तहत बनाया? तो आरबीआई का एक अधिकार है जो बैंक रूल है, बैंक रूल एक्ट है, सेक्शन 26A आता है एक आपका, एक सेक्शन 26A जो आपके बैंकिंग रूल एक्ट 1949 के तहत आता है, उसके तहत बैंक ने DEA बनाया था। अगर आप बैंक का कोई पेपर देने जा रहे हो तो आपके लिए ये क्वेश्चन सुपर इंपॉर्टेंट है, सुन लेना और कह देना, बेशक वापस आके इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, पेपर में पक्का आया मिलेगा तुम्हें सवाल। बैंकिंग अवेयरनेस का सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या कि आरबीआई ने रिसेंटली डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड बनाया था। किस रूल के एक्ट बनाया था? सेक्शन 26A जो बैंकिंग एक्ट आपका 1949 है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 है ना, तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 एक्ट के तहत बना था ये, ताकि कहते हैं हम इस पैसे को यूज कर देंगे। अब आप कहोगे सर मुझे ना मेरे 5-10 बैंक अकाउंट है, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, करोड़ों अरबों रुपए पड़ा है, तो मैं पता कैसे करूं मेरा पैसा? हाँ, तो इसके लिए आरबीआई ने अभी हाल ही में उमंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है। उमंग एप्लीकेशन के तहत क्या होगा कि आपके कौन कौन से बैंक में कौन कौन से बैंक अकाउंट है और किस किस बैंक अकाउंट में क्या क्या आपका पैसा पड़ा है, ये उमंग से चेक किया जा सकता है। सर ऐसा भी भला कोई होता है क्या कि जो बेसिकली अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज में आ जाएगा? अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज में आता, हाँ आया है, आ रहे हैं, तभी तो ऐसा किया है ना आरबीआई ने, वरना क्यों करता? फिर सर एक बात बताओ, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग एसबीआई का, कि एसबीआई है, एसबीआई के पास में ऐसे पैसे 1000 करोड़ हो गए, 1000 करोड़ रुपए हो गए ऐसे टोटल, मतलब कर जो अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज में आए, ठीक है ना, तो इनको एसबीआई ट्रांसफर कर रहा है डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस में, DEA में ट्रांसफर कर रहा है। क्या नाम लेके ट्रांसफर करेगा, कैसे कैसे कह के ट्रांसफर करेगा? है तो ये लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? जिसको वापस देना होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या प्रकार की लाइबिलिटी कह के ट्रांसफर करेगा? तो इन्होंने कहा है कि अंडर कंटिजेंट लाइबिलिटीज, ठीक है ना, तो जो आपका कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज है ना, इसके तहत ये पैसा देना होगा इनको, मतलब ट्रांसफर कर देगा भी हाँ ये इसको किसी ने लिया, वो अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज में कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है, कोई मालिक ही नहीं है इसका, तो वो ट्रांसफर कर देगा। तो ये सब चीज़ें आपके पेपर में पूछी जा सकती है। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि पेपर में पूछा जा सकता है DE का फुल फॉर्म बताओ, डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस होता है, ये किस सेक्शन में आता है? सेक्शन 26A में आता है, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत बना था। अनक्लेम्ड लाइबिलिटीज जो है ना, इसका क्या टेन्योर रखा है? तो 10 साल का रखा है, मतलब मैच्योरिटी के 10 साल तक की बात है। मैच्योरिटी पूरी होगी, मैच्योरिटी पूरी होने के बाद 10 साल तक अगर उसने उस पैसे को नहीं छेड़ा है तो फिर वो पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा वहां पे। और बैंकों को क्या कहा गया? बैंकों को कहा गया कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी के तहत जो है ना उसको ऐड कर देना तुम लोग। तुम समझ गए होंगे, चलो अच्छी बात है, आगे बढ़ाते हैं। चलो सर आगे बात करते हैं हम लोग। ये भी आपका एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो आरबीआई का हमारा रेगुलेशन आया है, इसमें क्या है सर? इसमें एक्चुअली बल्क डिपॉजिट से रिलेटेड आया है। अब आपको सर बल्क डिपॉजिट का मतलब क्या है, बल्क डिपॉजिट का सेंस क्या है यहाँ पे? अब बल्क डिपॉजिट तो एक्चुअली देखा जाए तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। बल्क मतलब पैसा ज़्यादा होना। अब ज़्यादा पैसा तो देखा जाए तो हर किसी के लिए कुछ अलग अलग ही रूल आते हैं। अब किसी पर्सन के लिए तो 10,000 रुपये जो है ना ये बल्क में आ जाएंगे, और किसी के लिए 10,000 समझो कुछ है ही नहीं, 1 मिनट का खेल है। तो बल्क की डेफिनेशन तो अलग अलग है, हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन यहाँ कुछ अलग है। यहाँ ये है कि एक्चुअली सिंगल रुपी टर्म डिपॉजिट एंड ऑफ रुपी ऑफ 2 करोड़ एंड अबोव फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक, सिंगल रुपी फ्रॉम टर्म डिपॉजिट फॉर रूरल रुपी 15 लाख एंड अबोव फॉर RRBs। तो एक्चुअली बल्क डिपॉजिट टर्म जो है ना ये अभी रिसेंटली टर्म बदली है। किसको बल्क डिपॉजिट कहेंगे मैं आपको ये बताता हूँ। अगर तो कोई बैंक है, अगर तो कोई बैंक है, इसमें लिखा हुआ है वैसे, अगर कोई बैंक है शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक है अगर कोई आपका, या शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के अलावा कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक है, तो ये पैसे अगर 2 करोड़ है, 2 करोड़ रुपए
ठीक है ना। 2 करोड़ रुपए जो है ना इनके लिए 2 करोड़ या इससे ज्यादा 2 करोड़ या इससे ज्यादा का पैसा ये जमा करवाते हैं तो ये बल्क डिपॉजिट कहलाएगा। इसको बल्क डिपॉजिट के नाम से जानेंगे हम। सर अगर ये 2 करोड़ कैसे जमा करवाएंगे, एक साथ जमा करवाएंगे या टुकड़ों में जमा करवाएंगे? हाँ, ये बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो एक्चुअली अगर कोई पर्सन 2 करोड़ से ज्यादा जमा करवा दे, मान लो 50 लाख एक बार करवा दिए, 50 एक करवा दिए, 1 करोड़ एक बार करवा दिए, 50 लाख फिर करवा दिए, फिर 50 लाख करवा दिए, फिर 50 लाख करवा दिए, तो ऐसे तो देखा जाए तो ये 1 करोड़ हो गए, ठीक है ना। और ये आपका एक 50 लाख और ले लिया, मान लेते हैं चलो ये टोटल 1 करोड़ नहीं सॉरी 2 करोड़ हो गए, 3 करोड़ हो गए, 4 करोड़ हो गए। तो टुकड़ों में करवाया, क्या ये बल्क कहलाएगा? ना, ये बल्क नहीं कहलाएगा। बल्क तभी कहलाएगा जब एक साथ 2 करोड़ जमा करवाए हो, 2 करोड़ या 2 करोड़ से ज्यादा करवाए हो एक साथ, टुकड़ों में जमा करवाए तो बल्क नहीं कहलाएगा, ध्यान रखना। ये किन बैंकों के लिए? ये बैंकों के लिए शेड्यूल्ड जो आपके कमर्शियल बैंक है उनके लिए और स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनके लिए। लेकिन जो बैंक है एक्सक्लूडिंग है, देखो लिखा हुआ है रीजनल रूरल बैंक, जिनको आरआरबी कहते हैं। रीजनल रूरल बैंक के लिए ये टर्म जो है ना वो क्या, बल्क कब होगी? जब वो 15 लाख रुपए जब एक साथ जमा करवाते हैं तो उनको बल्क जो है ना मनी कहेंगे या बल्क डिपॉजिट कहेंगे। लेकिन अब बदल दिया है, अब नया जो सर्कुलर आया है उसमें क्या किया गया है, ये एक्चुअली ओल्ड है, ठीक है ना, ये ओल्ड है। ओल्ड में बल्क डिपॉजिट का डेफिनेशन क्या था और अब ये वाला न्यू आया है। इसमें क्या कहा गया, देखो, सिंगल रूपी टर्म डिपॉजिट ऑफ रुपीज ऑफ 2 करोड़ एंड अबो फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग, उसको छोड़ के, एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक इनके लिए। और अब क्या कर दिया, 15 लाख से बढ़ा के इसको 1 करोड़ कर दिया। क्या? सिंगल रूपी टर्म फ्रॉम रूपी 1 करोड़ एंड अबो। अगर आरआरबी एक साथ में जो है वो 1 करोड़ या इससे ज्यादा जमा करवाते तो बल्क डिपॉजिट कहलाएगा। पहले ये 15 लाख होता था, अब ये 1 करोड़ हो गया, बस इतनी सी बात है। तो मोटे तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि बल्क डिपॉजिट जो है ना अभी रिसेंटली किसके लिए टर्म्स बदली आरबीआई ने, तो आरआरबीज के लिए बदली है, जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स है ना इनके लिए। उनके लिए नहीं बदली है जो आपके कमर्शियल बैंक्स थे पहले आपके, या जो आपके स्मॉल फाइनेंस बैंक थे उनके लिए 2 करोड़ पहले थी, 2 करोड़ अभी पड़ी है टर्म, इनके लिए बल्क डिपॉजिट इतना ही था। अब इनके लिए बल्क डिपॉजिट की जो टर्म्स है ना वो चेंज हो गई है। इतनी सी बात है इसमें और कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक फिर से आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर क्या आया है, इस सर्कुलर में क्या समझना है हम लोगों को। इसमें पता है क्या कहा है अभी, ज्वाइनिंग द अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर, FIU। एक्चुअली ये तो जो आरबीआई ने ना, क्यों समझो, बैंकों को लताड़ा है, बैंकों को एक जद में लिया है, उनको एक लाइन में लिया है, समझो उनको धमकाया है, ऐसे समझ लो, या थोड़ा थोड़ा सा ऐसा गुस्से में कहा है। सभी बैंकों को ये कहा है कि आप सभी के सभी बैंक जो है ना, सभी के सभी बैंक है वो आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर तो है, पर आप सभी के सभी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी बनिएगा। आप सभी के सभी, लगभग हर कोई बैंक फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर तो बन जाता है, बट आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर तो बनिएगा, आप प्रोवाइडर बनिएगा। क्या मतलब होता है सर इस चीज का? और ये अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले इसको आपको समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। ये अकाउंट एग्रीगेटर इकोसिस्टम, अकाउंट एग्रीगेटर कंपनी क्या होती है उसको समझे। मान लेते हैं एक अकाउंट एग्रीगेटर है, ठीक है ना, ए से इसको मैं कह रहा हूँ, मेरा किसी पर्सन का एक अकाउंट है, ठीक है ना, किसी पर्सन का एक अकाउंट मान लेते हैं, मैं मेरा ही मानता हूँ, मेरा अकाउंट है मान लो पीएनबी में है, पीएनबी में मैंने एफडी करवा रखी है, फिक्स डिपॉजिट। मान लेते हैं मेरा अकाउंट एसबीआई में भी है, एक एसबीआई में मेरा सेविंग अकाउंट हो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा मैंने एलआईसी की पॉलिसी भी ले रखी है, एलआईसी की बहुत सारी पॉलिसी चलती है, मैंने कौन सी ले रखी है, मैंने मान लेते हैं ले रखी है जीवन सुगम, जीवन सुगम पॉलिसी। इनकी बहुत हजारों पॉलिसीज है, मैंने एक पॉलिसी ले ली मान लो इनसे, ठीक है। और इसके अलावा मतलब मेरे पास पीएनबी मतलब मैं कह रहा हूँ मल्टीपल बैंक अकाउंट जो है ना उनसे मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसके अलावा जो है ना मैं ये म्यूचुअल फंड होते हैं ना, म्यूचुअल फंड में मान लो इन्वेस्ट कर देते हैं, कौन से बैंक में करें, एक्सिस में कर देते हैं मान लो, ठीक है ना। एक्सिस बैंक जो है ना, एक्सिस बैंक के मैंने म्यूचुअल फंड जो होते हैं ना इसमें भी मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, इन्वेस्टमेंट ले रखा है, ठीक है।
इन सभी बैंकों से तो मेरा ठीक था, लिंक था ही था, और इनके चलते चलते मैंने क्या किया, इंड्स इंड बैंक जो है ना, कोई भी और बैंक ले सकते हो आप लोग, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए इंड्स इंड बैंक है, इस बैंक से मैंने 1 करोड़ रुपए मांग लिए लोन के रूप में, ठीक है ना, 1 करोड़ रुपए मांगे लोन में। ध्यान से सुनना, अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है समझ में आ जाएगा। मैंने क्या, मेरा इन बैंकों में पहले था, किसी न किसी वजह से अकाउंट चल रहा था, किसी में मेरा एफडी चल रहा है, किसी में सेविंग अकाउंट चल रहा है, किसी में मैंने पॉलिसी करवा रखी है, किसी में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, म्यूचुअल फंड ले रखे हैं, दे रखे हैं, जो भी कर काम कर रखा है। और मैंने एक और बैंक से जाके जो है ना, इंड्स बैंक पे जाके कहा 1 करोड़ का लोन दे दो मेरे को। अब मेरे को लोन डायरेक्ट दे देंगे क्या? कभी नहीं देंगे लोन, पहले वो पूछेंगे तो सही ना मेरे से कि आप कौन हो भाई, ठीक है ना। अच्छा, मेरे से पूछेंगे मतलब क्या है कि वो फाइनेंशियल, वो क्या करेंगे, वो मेरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो क्या करेंगे, मेरी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालेंगे। और वो एक्चुअली ये क्या है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसकी निकालेंगे, यूजर की निकालेंगे। इन्हीं को ही कहते हैं FIU। किससे निकालेंगे, उनसे निकालेंगे। पीएनबी से पूछेंगे बताओ इनका कितना पुराना अकाउंट है, कितने इनके पैसे हैं। SBI से पूछेंगे, FDI से FD के बारे में पूछेंगे, कितनी FD करा रखी है, कब कब कराते हैं, मैच्योरिटी पे क्या है, क्या कुछ रहता है। सेविंग और करंट का पूछेंगे, कितने पैसे क्रेडिट होते हैं, कैसे निकलते हैं, क्या है क्या नहीं है। LIC के बारे में सारे पूछेंगे, कौन कौन सी पॉलिसी ले रखी है, कब कब प्रीमियम भरते हैं कि नहीं भरते हैं, टाइम पे ये अपनी सारी किस्तें भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी डिटेल जानकारी लेंगे ये। तो ये तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर है, और ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना, तो ये वाले जो सारे के सारे बन गए क्या, एक्चुअली इन सबको ही कहा करते हैं फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर। इन्होंने तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यूजर है, ले रहा है ये तो इंफॉर्मेशन, तो ठीक है ना, ये तो इंफॉर्मेशन लेने वाला हो गया। ये क्या कर रहे हैं, ये इसको दे रहे हैं। और ये लेना देना एक्चुअली होता है ना, ये किसके थ्रू होता है, ये होता है एक्चुअली सारा अकाउंट एग्रीगेटर के थ्रू होता है। अभी अकाउंट एग्रीगेटर जो होते हैं ना, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है एक्चुअली, इनको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होती है। NBFC के नाम से जानते हैं अकाउंट एग्रीगेटर। एक्चुअली ये ना इसमें बेस कंडीशन में ही होती है ये वाली। एक्चुअली 4 लेयर होती है इनकी, बेस होती है, मिडल होती है, अपर होती है, टॉप होती है। उसमें से ये बेस वाली कंडीशंस में होती है। NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी का RBI ने इनको दर्जा दे रखा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ से लेके इनको देंगे। पर हाँ, एक बात और है कि आपसे पूछे बगैर नहीं देंगे। प्रॉपर आपके साइन हो गए, सिग्नेचर हो गए, वो आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योर रहेगी, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। वो बात अलग है, वो तो ठीक है आपसे पूछेंगे, पर हाँ आपसे पूछ के और इधर देंगे। पर मुद्दा पता क्या चीज है, मुद्दा ये है आपका कि आपसे चलो ठीक है पूछ लिया, आपसे कंसेंट कर लिया, ठीक है, लेकिन कोई भी कंपनी ये बनने के लिए तो तैयार हो ही नहीं रही है, इंफॉर्मेशन देने के लिए तो कोई तैयार हो ही नहीं रही है, प्रोवाइडर तो कोई है ही नहीं। हर कोई ये बनना चाह रहा है, हर कोई ये बनना चाह रहा है। तो हर कोई अगर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजर बन जाएगा तो ये अकाउंट एग्रीगेटर कैसे काम करेंगे? ये अकाउंट एग्रीगेटर तो काम कर ही नहीं पाएगा ना ढंग से, क्योंकि इसको तो क्या चाहिए, प्रोवाइडर भी चाहिए और यूजर भी चाहिए। तो इसी करके अभी रिसेंटली RBI ने कहा है जितने भी एग्रीगेटर्स इकोसिस्टम से है वो FIU सेल नेसेसरली ज्वाइन, बहुत जरूरी है, मैंडेट कर दिया है एज FIP ऑल्सो, कि आप FIU तो हो लेकिन आप FIP भी बनिएगा साथ के साथ में। और ये सारी इन्फॉर्मेशन एक्चुअली अभी करंट की मैं वैसे बताता हूँ, इतना डिटेल में क्या पता आपके आए ना आए, पर ये बात भी याद कर लेना, सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA जो है ना, ये रिप्लेस कर रही है। जैसे पेंशन फंड एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर FI वगैरह जो ना, ये सारा डेटा अब इसके पास रहेगा, अकाउंट एग्रीगेटर की तरह ये भी काम करेगी, सारा डेटा इसी के पास रहेगा। हाँ वही है कंसेंट, आपके आपसे पूछे बिना ये किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपसे पूछेगा जरूर। भाई कोई आपकी इन्फॉर्म, मान लेते हैं कि आपने लोन के लिए अप्लाई किया था, अब आपके पास में सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी या एग्रीगेटर के पास से फोन आएगा या प्रॉपर साइन वगैरह होगा कि आपकी इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, क्या दे दी जाए, इनको बता दी जाए। तो आप अगर कहेंगे तो ही वो इधर जाएगी, वरना नहीं जाएगी। तो ये RBI ने अभी रिसेंटली कहा है कि आप FIP भी बनिएगा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर भी बनिएगा, यूजर तो आप है ही हैं ऑलरेडी, ठीक है। सो ये एक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको याद रखना है, ठीक है। ठीक है, सो आज का ये सेशन जो है ना हमारा इतना ही रखते हैं। कैसा लगा सेशन आपको हमें बताइए जरूर, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपके फीडबैक के आधार पे ही मेरा सेशन अगला दोबारा और आएगा और अच्छे से पढ़ा पाऊंगा मैं, और डिटेल से आप लोगों को डेटा या कंटेंट प्रोवाइड करवा पाऊंगा। थैंक यू सो मच। शेयर कर सकते हैं आप, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं। एंड मेरी तरफ से आई विश यू वेरी हैप्पी दीपावली, दीपावली की बहुत बहुत ढेरों शुभकामनाएं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल जरूर रखिएगा आप लोग। थैंक यू सो मच।